चलो आओ, सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले इंडेस 20, नाम क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट एंड अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। ठीक है, इसमें जो काम की बात है सीधा उसके ऊपर आ जाना। सबसे पहले किसी भी ग्रांट को रिकॉर्ड कब करने का? वेन एवर देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस कि कंपनी कंडीशन से कंप्लाई करेगा एंड दैट द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। इसका रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कैश बेस पे बुक करना है, नहीं नहीं नहीं, कंडीशन कंप्लाई करोगे और एक रीजनेबल एश्योरेंस है कि ग्रांट मिल जाएगा तो ग्रांट बुक कर लेना। अब अकाउंटिंग के लिए सीधा मेरे बोर्ड नोट्स पे आ जाना। ठीक है, यहां से अपन डायरेक्टली कर लेंगे। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, सबसे पहले आपको देखना है मॉनिटरी ग्रांट है या नॉन मॉनिटरी ग्रांट है। अगर नॉन मॉनिटरी ग्रांट है, पहले इसकी बात कर रहा हूं, तो देखना नॉन मॉनिटरी ग्रांट डेप्रीशिएबल एसेट पे मिला है या नॉन डेप्रीशिएबल एसेट पे मिला है। अगर ग्रांट मिला है फॉर डेप्रीशिएबल एसेट तो दो तरीका है रिकॉर्ड करने का। फ्री में, नॉन मॉनिटरी मतलब फ्री में एसेट मिल गया तो दो तरीका, या तो असेट को नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, मशीन टू गवर्नमेंट ग्रांट, खत्म, बराबर। या फिर सेकंड ऑप्शन है आप मशीन और ग्रांट दोनों को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, तो आप बोलोगे मशीन टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। वाई डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट? अब जितने साल में आप मशीन को करोगे डेप्रिशिएट, उतने ही साल में गवर्नमेंट ग्रांट को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, उतने साल में आप ट्रांसफर करोगे डीजीजी को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। क्लियर है वाला पार्ट? सिंपल, खत्म। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, तो अगर 1 साल के बाद की बात करूं तो सपोज लाइफ 5 ईयर्स थी, तो 1 साल के बाद आपका मशीन दिखेगा 8 CR पे, डीजीजी भी दिखेगा 8 CR पे। बैलेंस शीट में नेट ऑफ मत करना। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिखेगा 2 CR का और गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम दिखेगी 2 CR की। इसको आप चाहो तो आप नेट ऑफ कर सकते हो। क्लियर है वाला पार्ट? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आएगा अगर आपको नॉन मॉनिटरी ग्रांट मिला है फॉर अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। नॉन मॉनिटरी ग्रांट मतलब फ्री में मिला लैंड, है ना, उसको बोलते हैं नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, मिला आपको फ्री में। तो यहां भी दो मेथड है। पहला मेथड नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, दूसरा मेथड फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। अब इसमें क्या होता है, आप लैंड और डीजीजी दोनों को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लोगे। अब क्योंकि लैंड डेप्रिशिएबल नहीं है तो डीजीजी को अपन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कैसे करें? बिकॉज ऊपर वाले केस में तो अपन इन द रेशियो ऑफ डेप्रिशिएशन ट्रांसफर कर रहे थे, यहां कैसे करेंगे? तो यहां देखना पड़ेगा ग्रांट कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। अगर ग्रांट अनकंडीशनल है तो पूरा डीजीजी आप डे 1 पे प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर लेना। लेकिन अगर ग्रांट कंडीशनल है तो देखना कंडीशन कितने ईयर्स की है। अगर कंडीशन 5 ईयर्स की है तो ग्रांट को भी आप ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं सर। फिर आएगा मॉनिटरी ग्रांट। मॉनिटरी ग्रांट मतलब ग्रांट मिला रोकड़े में, कैश में ग्रांट मिला। ठीक है, तो इसमें देखना ग्रांट किस पर्पस के लिए मिला है, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिला है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिला है, या फिर किसी खर्चे को रीइंबर्स करने के लिए मिला है। इफ यू हैव रिसीव्ड अ ग्रांट फॉर अ डेप्रिशिएबल एसेट तो दो मेथड है। मेथड नंबर 1, नेट ऑफ करके रिकॉर्ड करो। एग्जांपल लेता हूं, मशीन 10 करोड़ का, ग्रांट मिला 3 करोड़, बराबर, तो नेट ऑफ वैल्यू कितना हो गया? 7 CR। तो आप मशीन को सीधा नेट करके रिकॉर्ड करना, मतलब मशीन 10 करोड़ का खरीदा आपने तो आपने एंट्री मारी मशीन टू कैश बैंक 10 CR, जो ग्रांट है उसको मशीन के कॉस्ट से एडजस्ट कर देना, तो बोला कैश बैंक टू मशीनरी। तो आपका मशीन का नेट वैल्यू कितना हो गया? 7 CR। आप मशीन को 7 CR पे दिखाओगे और डेप्रीसिएशन भी 7 CR पे चार्ज करोगे। पहला मेथड है, ठीक है, सिंपल। दूसरा मेथड, आप चाहो तो मशीन असेट मशीन और ग्रांट दोनों को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। मशीन को 10 CR पे, ग्रांट को 3 CR पे। अब मशीन जितने साल में करोगे डेप्रिशिएट, उतने ही साल में ग्रांट को ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो अगर आपने मशीन किया डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स तो ग्रांट भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। एकदम मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, शिंचन शिंचन, प्यारा प्यारा, खत्म हो गया। क्लियर? आगे बढ़ जाओ सर। अगर आपको मॉनिटरी ग्रांट मिला है, सॉरी मेथड नंबर 1 और 2 तो हो गया अपना, आगे बढ़ जाओ। मॉनिटरी ग्रांट मिला है फॉर अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, लैंड 10 CR का आपने खरीदा और 3 करोड़ का आपको ग्रांट मिला, तो यहां भी दो मेथड है। पहला मेथड, आप एसेट को रिकॉर्ड करके नेट ऑफ ग्रांट, मतलब लैंड 10 CR टू कैश बैंक 10 CR, कैश बैंक टू लैंड 3 CR 3 CR, मतलब जो ग्रांट मिला उसको आपने लैंड से एडजस्ट कर दिया। तो लैंड कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ बताओ हीरो लोग? 7 CR पे। सेकंड केस में दोनों को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। अब लैंड को आपने रिकॉर्ड किया 10 CR पे, डीजीजी बुक किया आपने 3 CR पे। अब थोड़ी बुद्धि लगा के बताओ इधर दिक्कत क्या होगी? इधर आपकी दिक्कत ये होगी कि ये डेप्रिशिएबल तो नहीं है, ये डेप्रिशिएबल तो नहीं है, तो फिर क्या चेक करेंगे? वेरी गुड आंसर, कंडीशनल अनकंडीशनल चेक करेंगे। अगर ग्रांट कंडीशनल है तो जितने साल की कंडीशन है उतने साल में ट्रांसफर करेंगे। अगर ग्रांट इज अनकंडीशनल
तो उस केस में डे 1 पे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर सकते हो। कहानी खत्म। बोलो यस और नो सर, बोलो फटाफट से यस और नो। यस सर, आगे बढ़ो सर। अब अगर आपको ग्रांट मिला है फॉर एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड, किसी खर्चे को रीइंबर्स करने के लिए ग्रांट मिला है, तो फिर क्या करेंगे? तो उस केस में देखना पड़ेगा ग्रांट कितने साल के खर्चे को रीइंबर्स कर रहा है। इफ द ग्रांट इज रिसीव्ड टू रीइंबर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 1 ईयर, तो ये सीधा मैचिंग कंसेप्ट है। जितने साल का खर्चा रीइंबर्स हो रहा है उतने साल में ग्रांट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर ग्रांट रीइंबर्स कर रहा है खर्चा 1 साल का, तो 1 साल में ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर ग्रांट मिला है टू रीइंबर्स द खर्चा ऑफ 3 इयर्स, तो ग्रांट को बुक करना डीजीजी और 3 साल में ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर ग्रांट मिला है टू रीइंबर्स एनी पास्ट एक्सपेंडिचर इंकर्ड, तो इमीडिएटली डे 1 पे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। खत्म। ये था ग्रांट का अकाउंटिंग। वेरी सिंपल अकाउंटिंग, ठीक है, कुछ है नहीं। अब आएगा रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। रिफंड मतलब आपने जो पर्पस के लिए ग्रांट मिला था वो पर्पस के लिए यूज नहीं किया, अब गवर्नमेंट आके बोलता है ला भाई ला ला मेरा ग्रांट वापस ला, तो उस केस में रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग कैसे होगा? इट डिपेंड्स कि जब ग्रांट मिला था तो आपने क्या अकाउंटिंग किया था। मान लो जब ग्रांट मिला था तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया था, तो रिफंड को भी आप प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करोगे, पीएनएल टू कैश बैंक, सिंपल। जब ग्रांट मिला था तो आपने डीजीजी में ट्रांसफर किया था और डीजीजी से आप हर साल पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे थे, तो जितना भी रिफंड करोगे उस दिन पे ये देखना रिफंड के डेट पे डीजीजी में बैलेंस कितना पड़ा है। तो सपोज रिफंड किया 3 CR का, उस दिन डीजीजी के अंदर बैलेंस 1.2 CR का पड़ा है, तो जितना डीजीजी का बैलेंस है उतना डीजीजी रिवर्स करना, बैलेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस से पे ऑफ करोगे, ऐसा। तीसरा, जब ग्रांट मिला था तो असेट की कॉस्ट कम की थी, तो रिफंड को भी असेट की कॉस्ट में एडजस्ट करोगे, तो एंट्री क्या मारोगे? पीपी टू कैश बैंक। अब लॉजिकल बात है, जैसे आपने कॉस्ट से एडजस्ट किया पीपी की कैरिंग ऑन बढ़ेगी, तो अभी बुद्धि लगा के बताओ, अगर कैरिंग ऑन बढ़ी तो क्या होएगा? चेंज। ए हे सर, रहा नहीं जाता, वेरी गुड, डेप्रीसिएशन विल आल्सो चेंज। क्लियर? खत्म सर, आगे बढ़ो। अब आएगा अगला पॉइंट, लोन एट लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी गवर्नमेंट ग्रांट के फॉर्म में आपको लोन दिलाएगा सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो फिर अकाउंटिंग कैसे करेंगे इसको अपन एग्जाम्पल समझेंगे। तो एक काम करो, कंसेप्ट तो हो गए खत्म सारे, अब आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन में समझ लेंगे। ये रहा लोन एट लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आना चाहिए, ध्यान रखना। सपोज गवर्नमेंट लोन लिया अपन ने 50 लाख का, 5% का कूपन रेट है, मार्केट में 12% की रेट है। सॉल्व कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, कैश फ्लोज। फर्स्ट डे पे इनफ्लो हुआ, जो भी कूपन देना है वो और प्रिंसिपल देना है वो, ये हो गया आपका आउटफ्लोज, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप है और गवर्नमेंट ग्रांट, तो मैंने आपको सिखाया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, ऐसे केस में हम फेयर वैल्यू कंप्यूट करते हैं एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट EIR। तो जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज है उसको आप 12% पे करोगे डिस्काउंट, तो आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये आपका हो गया फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। पैसा आया डे 1 पे 50 लाख का, लेकिन लाइबिलिटी जो 37.38 का बुक किया, तो बचा हुआ होगा आपका गवर्नमेंट ग्रांट। डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड टीपी बराबर। स्टेप नंबर 4 EIR, स्टेप नंबर 5 LAT, मतलब इस फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आप 12% पे इंटरेस्ट बुक करते हुए चलोगे। अब द मेन पॉइंट इज, ये जो ग्रांट का अमाउंट आया 12,61,000, ये हम कब ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में? तो ऐसे मत देखना कि सर लोन 5 इयर्स का है तो मैं 5 इयर्स में ट्रांसफर कर दूंगा। अगर ऐसे किया तो मजा आ जाएगा जिंदगी का, कर मत देना ऐसे येड़े की तरह, ठीक है। क्यों? लोन के टेन्योर पे ग्रांट का ट्रीटमेंट डिपेंड नहीं करता है, लोन जिस पर्पस के लिए लिया था उस पर डिपेंड करता है। तो अब इसको कंटिन्यूएशन में हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, वो देखो, उसमें कंटिन्यू किया हुआ है 5 के अंदर कि मान लो ग्रांट मिला था फॉर इमीडिएट रिलीफ, तो इमीडिएट रिलीफ ग्रांट मिला था, तो ग्रांट का जितना भी अमाउंट है सारा डे 1 पे प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, मान लो ग्रांट मिला था स्टाफ ट्रेनिंग को रिएम्बर्स करने के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, तो ग्रांट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। अच्छा, ग्रांट मिला था टू फिनेंस अ डेप्रीशिएबल एसेट, तो उस केस में इन केस ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट 2 ट्रीटमेंट है, या तो ग्रांट के अमाउंट को एसेट की कॉस्ट से लेस करोगे, या फिर ग्रांट को अलग से बुक करोगे और एसेट को अलग से बुक करोगे, और जितने साल में एसेट हो रहा है एमोटाइज उतने साल में डीजीजी को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे, ऐसा। तो ध्यान रखना प्लीज, यहाँ मिस्टेक क्या करोगे आप, ग्रांट को लोन के टेन्योर में नहीं, जिस पर्पस के लिए लिया वो पर्पस चेक करना, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, डोंट वरी। क्लियर है वाला पार्ट? खत्म हो गया सर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। अ वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बिकॉज जब ये पूछेगा तो एक नहीं 2 इंडेक्स कवर कर पाएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और इंडेक्स 20, इसलिए, ठीक है। उसके बाद एक इलस्ट्रेशन नंबर 15 पढ़ लेना, सिंपल है, पढ़ लेना उसको, इतना कुछ है नहीं उसके अंदर। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 17। अब इसमें क्या सुनना, ग्रांट मिला 30,000 का, ठीक है, टू रीएम्बर्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ 18 मंथ्स, तो ये 30,000 को आप कैसे ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में ओवर द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स? अब यहाँ 2 चीज होती है, या तो आप डीजीजी को बुक करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे ओवर द टेन्योर, या फिर
सपोज ट्रेनिंग का खर्चा दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में खर्चा इज 50,000, सेकेंड ईयर में खर्चा इज 25,000, तो आप ग्रांट को इस खर्चे के रेशो में भी डाल सकते हो। इत्तेफाक की बात यह है कि इस क्वेश्चन में दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है, बट एग्जाम में आप जो भी फॉलो करोगे उसका नोट लिख कर आ जाना, ठीक है। खर्चे के रेशो में डालोगे तो नोट लिख कर आना कि हमने इस रेशो को बाइफिकेट किया हुआ है, और अगर इस रेशो में डालोगे तो नोट लिख कर आना हमने इस रेशो में बाइफिकेट किया हुआ है। क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस। चलो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हीरो लोग? यस सर। आगे बढ़ो सर। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 18, एकदम शानदार। इसको फ्लाइंग किसी, तो फ्लाइंग किसी, फ्लाइंग किसी सर दे दी इसको। अब आ जाए, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। क्या बोलता है? एंटिटी ए इज अवॉर्डेड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 60,000 रिसीवेबल ओवर 3 years, 40,000 in year 1, 10,000 in year 2 and year 3, contingent upon creating 10 new jobs, 10 नए जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे for a period of 3 years. The employees are recruited at the total cost of 30,000. Wage bill for the first year is 1 lakh, rising by 10,000 each year. Calculate grant income and deferred income to be accounted in the books for the year 1 to 3. ग्रांट की इनकम हर साल कितनी होगी और डीजीजी हर साल कितना होगा वो बताना है आपको, ठीक है। 2 अजम्पशन है, अब यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलता है सुन लो। देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैचिंग टू देम एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड। तो देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस कि भाई कंपनी कंडीशन कंप्लाई कर लेगा। सेकेंड केस में देयर इज नो रीजनेबल एश्योरेंस दैट द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। क्या करें? पहले ए वाले केस की बात करते हैं। इधर आ जाओ। किधर गया किधर गया किधर गया? ये रहा। देखो, सबसे पहले जो मैं ग्रांट को बुक करूंगा, मैं खर्चे के रेशो में बुक करूंगा। अच्छा, मे 24 में आता है ये वाला, वेरी गुड। मैं किस में बुक करूंगा? खर्चे के रेशो में बुक करूंगा, ठीक है। तो मेरा खर्चा कितना है? फर्स्ट ईयर में मैंने रिक्रूटमेंट कॉस्ट इंकर किया 30,000 का, और वेज बिल 1 लाख का था। रिक्रूटमेंट कॉस्ट इज अ वन टाइम एक्सपेंस, तो सिर्फ इधर ही आएगा ये, ओके। अच्छा, ईयर 2 में वेज बिल बढ़ गया 10,000 से, ईयर 3 में बढ़ गया और 10,000 से, तो ये रेशो आ गया। खर्चे को आप इस रेशो में बुक करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में इस रेशो में जाएगा, पहली चीज। सेकंड चीज, अब आपका अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन ये बोलता है कि रीजनेबल एश्योरेंस से ग्रांट मिल जाएगा, तो पैसा कितना आया उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। 40 आया, 10 आया, 10 आया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा 60 को डीजीजी मानोगे आप, बराबर। और कैसे बुक करोगे देख लो। डीजीजी हो गया 60, कैश बैंक डे 1 पे 40 आ गया था, बाकी रिसीवेबल है। अब इस डीजीजी को आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बोलोगे डीजीजी टू पीएनएल, जो भी रेशियो इस रेशियो में, बराबर। फिर नेक्स्ट वापस डीजीजी टू पीएनएल, डीजीजी टू पीएनएल, ऐसा करके। तुमको समझा क्या? ये कब करोगे? केस नंबर 1 के अंदर। तो अगर आपको एक्चुअली मेन सोल्यूशन इतना ही है कि डीजीजी ये रहा, इतना ट्रांसफर किया प्रॉफिट लॉस में, इतना बैलेंस बचा, फिर नेक्स्ट ईयर इतना किया, इतना बैलेंस बचा, नेक्स्ट ईयर इतना किया, इतना बचा, ये मेन सोल्यूशन है। एंट्रीज तो सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट है आपके लिए। मजा आता है केस बी के अंदर, जब वो बोलता है देयर इज नो रीजनेबल एश्योरेंस दैट द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। अगर ग्रांट मिलने का कोई रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो उस केस में बोलता है कि डीजीजी को बुकिंग करेंगे ईच ईयर बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिसीट बेसिस, जितना पैसा आया उस बेस पे डीजीजी को बुक करेंगे। लेकिन जो अमाउंट प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आप यही अमाउंट ट्रांसफर करोगे। सर ऐसे कैसे? सिखाता हूं। मान लो आपको डीजीजी आया, कैश बैंक टू डीजीजी 40-40, बट जब इस डीजीजी को ट्रांसफर करना है पीएनएल में, तो इस रेशो में करना है, तो ये रेशो किस अमाउंट पे लगाएंगे? 40 पे लगाए कि 60 पे लगाए? तो इस रेशो को आप 60 पे ही लगाओगे। मतलब सिर्फ डीजीजी का जो अमाउंट है वो बदलेगा, उसमें से जो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होगा उसका कैलकुलेशन वोंट चेंज। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका टेबल कुछ ऐसा है। फर्स्ट डे पे डीजीजी इज 40, इसमें से गया पीएनएल में, पीएनएल का ट्रांसफर अमाउंट इज सेम एज केस ए, ठीक है, तो बचा डीजीजी इतना। फिर ये बनेगा ओपनिंग, इस साल अपन ने 10,000 और बुक किया डीजीजी बिकॉज वी आर बुकिंग ऑन कैश बेसिस। फिर इतना गया पीएनएल में, इतना बचा। फिर आपने 10,000 और बुक किया तो इतना ट्रांसफर गया पीएनएल में, लास्ट में खत्म हो गया, जीरो हो गया। ध्यान रखना। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 18, इसके 2 अजम्पशन बड़े शानदार है। ओके, एनीवेज आगे बढ़ जाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, कंसेप्चुअल है, मतलब वो कौन सा ग्रांट कहाँ जाना चाहिए, जो कंसेप्ट डिस्कस किया उसी के ऊपर है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट रीड। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है ये, सुनना क्या बोलता है। हम एक प्लांट के ट्रीटमेंट के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन ले रहे हैं। लोन का अमाउंट कितना रहेगा? 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट। लोन 5 साल में रीपेबल है, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एंटायर लोन अमाउंट, अगर अच्छा आपने ब्रीच वगैरह किया कुछ, तो लोन अमाउंट रीपेबल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द पेनल्टी ऑफ 10 लाख। मतलब अगर आपने कोई ब्रीच किया तो लोन तो देना ही है, साथ में आपको पेनल्टी भी देना है, ठीक है। प्लांट का अमाउंट 50 लाख है, तो उसका लोन कितना मिलेगा? 25 लाख का लोन मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन है, कूपन 0% रहेगा, ईआईआर 12% है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे सर इसको? आगे भी पढ़ लेता हूं। A Limited has a accounting policy of recognizing government grant in relation to depreciable asset in proportion of depreciation expense। मतलब उन लोग बुक करते हैं डीजीजी और डीजीजी को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस में ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। 5 years
इज द लाइफ ऑफ द एसेट ऑल्सो बाय द वे, ठीक है। एनीवेज, फिर बोलता है 31 मार्च 13 को हमको एंटायर लोन रीपे करना पड़ गया अलॉन्ग विद द पेनल्टी। भाई मतलब ब्रीच कर दिया 2 साल के बाद। लोन की बात कब की है? लोन की बात की है 1 अप्रैल 11 में, ब्रीच हुआ है 2 साल के बाद। एक काम करते हैं, पहले बेसिक अकाउंटिंग कर लेते हैं अपन, इधर आ जाओ। बेसिक अकाउंटिंग में क्या क्या आ जाएगा अपना? सबसे पहले आपने लिया है लोन 25 लाख रुपए का, तो इधर आ जाओ 25 लाख का लोन लिया है आपने। कूपन कुछ है नहीं, 0% कूपन है, ठीक है, तो वो 0% कूपन रहेगा और बाद में रीपेमेंट रहेगा 25 लाख का। अब निकालोगे फेयर वैल्यू, क्या है? फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो EIR, तो निकालोगे आएगा 14,18,567। डिफरेंस निकालोगे, ग्रांट का अमाउंट है 1081,433। अब इसको कंपनी बोलता है कि हम बुक करेंगे DGG, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस में ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये हो गया EIR, बनाओगे LAT। अब LAT पूरे 5 साल का मत बनाओ, 2 साल के बाद ग्रांट होने वाला रिफंड, तो 2 साल के बनाओ। तो LAT बनाओगे 2 साल का, क्लोजिंग बैलेंस बचा 17,79,450। सिमिलरली DGG से आप 2 साल तक कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इतना ट्रांसफर करने के बाद DGG में बचा है 648,859। अब करना क्या है? अब आपको हो गया रिफंड देने का बारी, ठीक है। तो एंट्री क्या मारोगे? एक तो पेनल्टी भरनी है और एक लोन का अमाउंट रिपे करना है। तो जो लोन का अमाउंट है टू कैश बैंक, आप बोलोगे 25 लाख। अब जो लोन बचा है उसको खत्म करो, फाइनेंशियल लायबिलिटी 17,79,450, और जो DGG बचा है उसको भी खत्म करो 648,859। जो बैलेंस है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये आपने 25 लाख लोन का दिया है, 10 लाख पेनल्टी भी तो दोगे, तो उसका बोलोगे टू कैश बैंक, डेबिट कर देना प्रॉफिट एंड लॉस में। आप कंबाइन एंट्री भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्या बात करो, हो गया सर, सच मैं नहीं मानता, अरे हो गया भाई। आगे उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कैन जस्ट गिव अ रीड, इट इज सेम एज इलस्ट्रेशन 4 टाइप्स करते थे ना अपन, वैसे सेम है, कुछ है नहीं नया उसके अंदर, खत्म हो गया। अरे भाई ये तो शुरू होते खत्म हो गया भाई, हाँ भाई ये तो शुरू होते खत्म हो गया।